नमस्कार। गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे। आज क्लास 54 है और आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के बीच फ़र्क। ठीक है, ये शुरुआती टॉपिक है, इससे हम शुरुआत करेंगे। और आज हम एम्पैथी, जिसे समानुभूति कहते हैं, उसको डिटेल में पढ़ना है। हमें पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में पिछली क्लासेस में आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम एम्पैथी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है, टाइप्स क्या है, उस टाइप में भी सब टाइप क्या क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या फ़र्क है। फ़र्क समझने से पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि ऑनेस्टी क्या है, यानी ईमानदारी। इसको एकदम आसान भाषा में ये कहना होगी ऑनेस्टी क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि जो जैसा है वैसा ही कहना, दिखाना और करना। मतलब न झूठ बोलना, न धोखा देना किसी को, यही होती है ऑनेस्टी। ठीक है, एक बार फिर से, जो जैसा है वैसा कहना, दिखाना और करना, यही है ऑनेस्टी। मतलब न झूठ बोलना, न धोखा देना। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कि आपने गलती से ऑफिस में एक फ़ाइल गिरा दी। मान लीजिए आपने ऑफिस में, आप जा रहे थे, आपने फ़ाइल हाथ में पकड़ी हुई थी, उसने उसे गिरा दी, और जब पूछा गया तो आपने सच बता दिया। यही ऑनेस्टी है कि हाँ, फाइल गिर गई थी, बस, नॉर्मल। ठीक है। और इंटीग्रिटी क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो फिर समझना है इसको। इंटीग्रिटी का सीधा सा मतलब ये है कि अपने नैतिक सिद्धांतों यानी एथिकल प्रिंसिपल्स पर हर हाल में अडिग रहना, टिके रहना, लालच के पीछे जो है नहीं जाना। एक बार टिक गया तो टिक गया, डराया जाए, धमकाया जाए, कुछ भी किया जाए, ये करना है तो करना है। अपने नैतिक सिद्धांत यानी एथिकल प्रिंसिपल पर टिक गए तो टिक गया, यही है इंटीग्रिटी। मतलब अकेले में भी वही करना, भले कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। मतलब आप ईमानदार हैं तो आप ईमानदार हैं, अब इसमें किंतु परंतु जंतु कुछ नहीं आना चाहिए। अब ये बोले कि हम ईमानदार हैं तो हमारी ईमानदारी जो है कैमरे से दिखाई जाए, देखो हम कितने ईमानदार आदमी हैं, तो वो नहीं हो सकती। आप ईमानदार हैं तो आप ईमानदार बने रहिए, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। किसी को दिखाने के लिए ईमानदार नहीं बनना है, अपने लिए बनना है। तो आप तब क्या कहेंगे कि आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए अगर आपको कोई रिश्वत देता है, ठीक है, और कोई देख भी नहीं रहा है, फिर भी आप उसे लेने से मना कर देते हैं, तो ये बोला जाएगा कि हम मैन ऑफ इंटीग्रिटी है। ठीक है, तो यही होता है अंतर। तो लेकिन बेसिक सिमिलैरिटीज़ क्या होती है इनके बीच में? कुछ बिंदु है, जैसे नैतिक आधार, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस होती है, दोनों में समानता होती है, दोनों में होती है। ट्रस्टवर्दीनेस होती है, दोनों में होती है। इनर वैल्यूज, आंतरिक मूल्य, दोनों में होती है। यानी दोनों ही चरित्र के निर्माण में ज़रूरी है और विश्वास का आधार बनते हैं, ये दोनों ही, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। और दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो परिभाषा में क्या डिफरेंस है? परिभाषा में डिफरेंस ये है कि ऑनेस्टी का मतलब होता है सच बोलना और गलत न करना, और इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? हर स्थिति में नैतिक रहना। ठीक है। और व्यवहार के आधार पर भिन्नता क्या है? ऑनेस्टी जो है बाहरी व्यवहार पर केंद्रित होता है। बाहर आप मतलब कोई एक्ट कर रहे हैं, कोई दिखा रहे हैं, तो ये बाहरी चीज़ें हो गई। रिश्वत दिया गया, नहीं लिए, सच बोल रहे हैं, सारी चीज़ सबकी मदद कर रहे हैं ऑनेस्ट तरीके से, तो ये बाहरी चीज़ें, एक्टिविटी दिख रही है। लेकिन जो इंटीग्रिटी होती है वो आंतरिक मूल्यों पर केंद्रित होती है। मतलब आप अंदर से क्या है वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। अगर अंदर भ्रष्ट तो बाहर भी भ्रष्ट ही दिखेगी। ठीक है, तो ये बाहरी केंद्रित है और ये इंटीग्रिटी आंतरिक मूल्यों पर है। एग्जाम्पल के लिए, ऑनेस्टी का एग्जाम्पल क्या है कि किसी गलती को स्वीकार कर लेना। इंटीग्रिटी क्या है? गलती करने से पहले ही उसे रोक देना, समझ में, अंदर से, कि ना 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 ना, छूना नहीं। और जब गलती कर दी तो माफ़ी मांग लेना कि सॉरी। और इसकी परीक्षा कब होती है? मतलब ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को कब परखा जाता है? ऑनेस्टी तब परखी जाती है जब सामने कोई हो, जैसे लेके खड़े हो ना सब पैसे, कि दे दो दे दो दे दो दे दो, तो आप कहेंगे नो 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 नो, आप ऐसे ऐसे बोले तो नहीं देना है। लेकिन इंटीग्रिटी जब कोई देख ना रहा हो, मतलब कि ईमानदारी जब सामने कोई है, तब आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, तब भी ठीक है, चलिए ठीक है, ईमानदार है। जब इंटीग्रिटी क्या है? जब कोई सामने देख भी ना रहा हो फिर भी आप ईमानदार है। तो ये अंतर है। परीक्षा क्या है? दोनों सामने, एक सामने होती है, जब कोई ना देख रहा हो तब भी होती है। तो ये इंटीग्रिटी है। तो अंतर समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए,
LGBTQ पर स्टैंड लेना था। ठीक है, तो द हिंदू में खबर छपी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सत्यता से बात रखी बल्कि नैतिक निर्णयों में इंटीग्रिटी भी दिखाई। जैसे LGBTQ के पक्ष में स्टैंड लेना तब जब पूरा देश, मतलब पूरे देश का दबाव था उस पर कि इस पे फैसला नहीं आना चाहिए इनके पक्ष में। उस वक्त कौन थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे बैठे हुए उस पर। तो यहाँ पे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी क्या थी? ऑनेस्टी ये थी कि उन्होंने किसी पक्ष को छुपाया नहीं, ये उनकी ऑनेस्टी थी। और इंटीग्रिटी क्या थी? कि सही के पक्ष में खड़े हुए, भले आलोचना हुई भी थी लेकिन वो खड़े थे उनके लिए। तो LGBTQ के पक्ष में फैसला दिया उन्होंने। वैसे ही अशोक खेमका के बारे में, जो उन्होंने कभी फाइलों में जो झूठ नहीं लिखा था, तो ऑनेस्टी थी। लेकिन इंटीग्रिटी क्या थी? कि राजनीतिक दबाव के बावजूद वो अड़े रहे। अशोक खेमका ये IAS ऑफिसर है और एक चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस। ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर कहानी के रूप में आपको अगर एग्जाम्पल समझना हो कहानी के रूप में, तो मैं एक कहानी ऐसे हाइपोथेटिकल सुना देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक बार परीक्षा अधिकारी को 2 छात्रों की चीटिंग पकड़ में आ गई। एक परीक्षा अधिकारी था, चेक कर रहा था, तो 2 छात्रों की चीटिंग पकड़ में आ गई। ऑनेस्टी तब होती है अगर वह यह बात उच्च अधिकारियों को सच सच बता देता। ठीक है, और इंटीग्रिटी तब होती जब वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार को भी नियम तोड़ने से रोकता और निष्पक्षता दिखाता। ठीक है, भले उस पर व्यक्तिगत दबाव हो। तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, समझ में आ ही गया होगा, इतनी सारी एग्जाम्पल है। अगर निष्कर्ष के रूप में हम इसको बोलना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि ऑनेस्टी सेइंग द ट्रूथ, इंटीग्रिटी इज द लिविंग द ट्रूथ। इसका मतलब ये है कि ईमानदारी सच बोलना है और सत्यनिष्ठा या अखंडता उस सच को हर हाल में जीना है। ऑनेस्टी इज द सेइंग द ट्रूथ, इंटीग्रिटी इज द लिविंग द ट्रूथ। ये हो गया, आपको अंतर समझ में आ गया ऑनेस्टी क्या है और इंटीग्रिटी क्या है। सिंपल था, नोट्स पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, इतना आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 0 से हीरो तक का। अब सवाल ये है कि ट्रांसपेरेंसी क्या है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या है ये हमको समझना है, यानी पारदर्शिता। इसका अर्थ ये है कि सरकार, संस्था या व्यक्ति द्वारा अपने निर्णयों, कार्यों और नीतियों को स्पष्ट, ईमानदारी से और समय पर जनता के सामने प्रस्तुत करना, यही होती है ट्रांसपेरेंसी। इससे होता क्या है, ये है क्या? ट्रांसपेरेंसी से होता क्या है? इससे विश्वास और जवाबदेही और सुशासन की नींव है। इसको बोला जाता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो भरोसा कायम रखती है, वो अकाउंटेबिलिटी लाती है और जो है गुड गवर्नेंस का बुनियाद है ये। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है एक बार फिर से, अगर संस्था है, सरकार है, संस्था है या कोई व्यक्ति अपने कुछ डिसीजन ली है, कुछ एक्शंस किए हैं, उसने कुछ पॉलिसी बनाई है, तो उनको स्पष्ट रूप से ऑनेस्टी से समय पर जनता के सामने रख दे कि देखिए हमने ये सारी चीज़ें करी है। तो जनता भी समझ जाएगी कि हाँ चलो ठीक है, भरोसा बढ़ता है लोगों का। तो सवाल ये है कि पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी क्यों आवश्यक है? पहला कि इससे विश्वास बढ़ता है, लोगों का विश्वास निर्माण होता है। जब सरकार या संस्था अपने कार्यों को खुलकर साझा करती है जनता से, तो जनता का जो है विश्वास बढ़ता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। दूसरा है कि भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिलती है। पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से निर्णय प्रक्रिया जो है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्पष्ट होती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है, करप्शन कम होता है। और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना यानी जवाबदेही सुनिश्चित कैसे होती है इससे, पारदर्शिता से। जब जानकारी जो है, सूचना सार्वजनिक होती है तो अधिकारी और संस्थान अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं और इससे डेमोक्रेसी जो है मजबूत होती है, लोकतंत्र की मजबूती होती है। जब ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता से नागरिकों को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे लोकतंत्र जो है सशक्त होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? RTI, राइट टू एजुकेशन, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन बोल रहा था, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल, आपने एक एग्जाम्पल एकदम सटीक में देता तो ई गवर्नेंस के माध्यम से भारत सरकार ने क्या किया है? पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया है, यानी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस सिस्टम को उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश करी है। ठीक है,
तो ये ट्रांसपेरेंसी है। और एक और है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं, बिचौलियों का लफड़ा ख़त्म हो जाता है इसमें। ये भी एक ट्रांसपेरेंसी का एक अच्छा एग्जांपल है। तो अब इन सबको अगर हम समेट के एक छोटे से लाइन में अगर बोलना चाहें ट्रांसपेरेंसी को, तो हम ये बोलेंगे कि पारदर्शिता एक मजबूत लोकतंत्र और सुशासन की आधारशिला है, यानी नींव है, नींव। ठीक है। यह नागरिकों को सशक्त बनाती है, भ्रष्टाचार कम करती है और शासन में यानी गवर्नेंस में भरोसा बढ़ता है लोगों का। ये बुनियाद है ट्रांसपेरेंसी, ये इस पे आधारशिला खड़ी है। अगर ये बुनियाद हिली तो ये गिर जाएगा। ठीक है। तो अब पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के 3 रूप हैं। 3, हेलो, 3। तो पहला क्या है? पर्सनल ट्रांसपेरेंसी। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचार, इरादे और कार्यों को लेकर खुद से और दूसरों से ईमानदार हो। इसका मतलब ये है। ठीक है। अपने विचार, उसके इरादे, उसके कार्य जो है खुद से और दूसरों से ईमानदार हो, ये होता है पर्सनल ट्रांसपेरेंसी। अभी एक एग्जांपल लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, बात ऐसे क्लिक कर जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर एक छात्र ने परीक्षा में असफलता का कारण खुद की तैयारी न होना बताया, ना कि सिर्फ सिस्टम को दोष दिया। इसका मतलब ये है कि उस छात्र ने ये बोला परीक्षा में मेरे जो है असफलता का कारण ये है कि मैंने ढंग से तैयारी नहीं की थी, ना कि सिस्टम को दोष दे कि सिस्टम ऐसा था, सिस्टम वैसा था। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि पर्सनल ट्रांसपेरेंसी है, खुद के लिए। उसने तैयारी ढंग से की नहीं थी, उसने अपने आप को जवाब दे दिया ढंग से। ठीक है। तो ये है पर्सनल ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, सोशल ट्रांसपेरेंसी यानी सामाजिक पारदर्शिता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि समाज या समुदाय अपने निर्णयों और गतिविधियों को सभी के सामने निष्पक्ष रूप से रखता है। उदाहरण लेंगे, क्लिक करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी पंचायत ने ग्राम निधि का खर्चा, जो गांव में खर्चा वर्चा किया है वेलफेयर पे, वो ग्राम पंचायत के बाहर बोर्ड लगा दे और उस पर लिख दे कि ये खर्चा यहाँ यहाँ हुआ है, सार्वजनिक रूप से बता दे कि ये सारी चीज़ें। तो गांव के आने जाने वाले लोग उनको देखेंगे उस बोर्ड को कि अच्छा पैसा यहाँ खर्चा हुआ है, पैसा वहाँ खर्चा हुआ है, और टोटल करके दिखा दे कि यहाँ यहाँ खर्च हो गया है। तो इसको बोलेंगे सोशल ट्रांसपेरेंसी। ऐसा हुआ है, उत्तर प्रदेश के गांव में पंचायत ने सोशल ऑडिट बोर्ड लगाया था, जिसमें बताया गया कि मनरेगा में किसको कितनी मजदूरी मिली है। ये सोशल ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल है। कहीं कहीं ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तीसरा है प्रशासनिक और पेशेवर पारदर्शिता, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंसी। तीसरा है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सरकार, अधिकारी और संगठन अपने निर्णयों, नीतियों और कार्यों को खुलकर सामने रखें। ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल लेंगे, अभी दिमाग में क्लिक करेगा ऐसे। एग्जाम्पल के लिए, यदि एक कलेक्टर जो है, एक डीएम अपने जिले के बजट और योजनाओं को वेबसाइट पर सार्वजनिक करता है, तो ये क्या होगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? एक झटके में समझ में आया होगा। अब इन सबको एक छोटी सी कहानी लेते हैं, एक कहानी के थ्रू सबको सब मिला कर बात करते हैं, तीनों का, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी, सोशल ट्रांसपेरेंसी और पर्सनल ट्रांसपेरेंसी का। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, यानी कहानी है, क्रिएट कर रहे हैं, एक कहानी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक है, एक शिक्षक की जिसने अपने विद्यार्थी से कहा, एक कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक है जो अपने विद्यार्थी से कह रहा है मेरी पढ़ाई की योजना यह है और जो मैं नहीं जानता वो मैं खुद भी सीख रहा हूँ। तो क्या होगा? वो टीचर का है, ये पर्सनल ट्रांसपेरेंसी है, उसकी व्यक्तिगत पारदर्शिता है। फिर वो क्या कहता है, फिर जो है वो टीचर अपने अभिभावकों से, उसने जो है जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनसे अपनी रिपोर्ट साझा की। तो इससे क्या बोला जाएगा? सोशल ट्रांसपेरेंसी। उसने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट की, एक टीचर अपना खुद का प्रोग्रेस रिपोर्ट जो पेरेंट्स को दिखा रहा है कि देखिए मैंने ये सब चीज़ किया है, अब मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, आपके बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा तो उनका जीवन बेहतर होगा। इसलिए अपनी पारदर्शिता दिखा रहा है लोगों को। ठीक है, कहीं कोई गलत नहीं है। अब मान लीजिए स्कूल ने वेबसाइट पर परीक्षा प्रणाली और फीस की पूरी जानकारी दी, तो ये क्या होगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी होगा। तो तीनों का समझ में आ गया क्या होगा? पर्सनल यानी व्यक्तिगत, सामाजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंसी क्या होगा?
पर्सनल ट्रांसपेरेंसी यानी आत्म साक्षात्कार व ईमानदारी, ये उद्देश्य होता है उसका। पर्सनल ट्रांसपेरेंसी का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार और ईमानदारी। लाभ क्या होता है उससे? इससे लाभ ये होता है कि विश्वास और आत्मविकास होता है। और सोशल ट्रांसपेरेंसी का उद्देश्य क्या होता है? सामूहिक जिम्मेदारी। उससे लाभ क्या होता है? सहभागिता और समानता बढ़ती है। और प्रशासनिक और प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंसी का उद्देश्य क्या होता है? ये उत्तरदायित्व और सुशासन बढ़ाना इनका उद्देश्य होता है। लाभ क्या होता है इससे? भ्रष्टाचार में कमी और पारदर्शी नीतियाँ यानी पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनती है। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि पारदर्शिता का हर रूप लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और एक सशक्त समाज की ओर ले जाता है। ठीक है, ये हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी में। अब हमको क्या पढ़ना है? सहानुभूति यहाँ लिखा है, लेकिन आप समानुभूति समझेंगे। ठीक है, सहानुभूति समानुभूति आप ट्रांसलेशन करते हैं तो सबका एक ही जैसा मीनिंग निकालता है, लेकिन आप इंग्लिश वाले पे फोकस करेंगे, इंग्लिश वाले टर्म पे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप पेपर उठाएं, इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी दीजिए, शब्दों को, जो शब्द आपने पढ़े हैं। ठीक है, इसीलिए बाइलिंगुअल रखा हुआ है। तो इंग्लिश वाला टर्म जैसा भी हिंदी का जो भी एग्जाम्पल करे, वो इंग्लिश का जो भी उसका अर्थ हिंदी में करे, आप उसका मतलब समझ के हिंदी में वही लिखिएगा एग्ज़ाम के टाइम पे। लेकिन आपको इस पे फोकस करना। अब इसका कोई भी ट्रांसलेशन हिंदी में कर सकता है। अभी सहानुभूति किया, फिर समानुभूति कर दिया, फिर पता नहीं क्या कर देगा, वो कहेगा। हो सकता है वो ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर देगा, वो आपका दिमाग ही काम ना करें। लेकिन आपको इंग्लिश का ये टर्म पता है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यही इसका मतलब यही है। ठीक है, तो एम्पैथी क्या है हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। एम्पैथी क्या है डिटेल में, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो एम्पैथी क्या है? हम बार बार एम्पैथी वर्ड यूज़ करूँगा। एम्पैथी क्या है? तो मनोविज्ञान में यानी साइकोलॉजी में एम्पैथी से तात्पर्य उस क्षमता से है जिसमें हम किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझते हैं और महसूस करते हैं। मानो कि वे हमारे स्वयं के अनुभव हो। ठीक है, ये होती है एम्पैथी। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार एम्पैथी वह शक्ति है जिससे हम किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को पहचानते, समझते और साझा करते हैं। इससे कभी कभी दूसरों के जूते में चलने की क्षमता भी कहा जाता है। मतलब उसकी जगह पे रख के अपने आप को सोचना कि अगर वो ऐसा हो रहा है तो अगर मैं उसकी जगह पे होता तो कैसा होता। इसका मतलब यही है कि दूसरे के जूते में चलने की क्षमता रखें। चलने की क्षमता भी कहा जाता है, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, दूसरे की जूते में चलने जैसा। तो एम्पैथी हमें दूसरों की पीड़ा या खुशी को केवल देखने से आगे बढ़कर, फिर से बोलता हूँ कि एम्पैथी हमें दूसरों की पीड़ा या खुशी को केवल देखने से आगे बढ़कर उसके साथ आंतरिक स्तर पर जुड़ने में मदद करता है। मतलब केवल हम उसकी पीड़ा और खुशी को जो केवल देखते नहीं हैं, हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम उसको उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचने लगते हैं। अभी बहुत सारे टाइप्स आएंगे कि फैंटेसी क्या होती है, पर्सपेक्टिव टेकिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी एम्पैथी समझा रहे हैं कि दूसरों की जगह पे रख के देखना। अब मान लीजिए किसी को कांटे वाली चप्पल दे दी गई, अब वो कोई चप्पल पहना हुआ है वो शिकायत कर रहा है कि देखो हमको कांटे वाला चप्पल दिया गया, हमको चुभ रहा है, और आप कह रहे हैं कि नाटक करना बंद करो। ठीक है, तब तीसरा आदमी आके बोलेगा तुम पहले उसका चप्पल पहन के देखो। तो आप उसका चप्पल पहन लेंगे, पता चला फिर से कांटा चुभने लगा, तो आपको एहसास होगा नहीं ऐसा ही बोल रहा है, कांटा चुभ रहा है हमारे भी। ठीक है, तो दूसरों की जगह पे रख के तुरंत अपने आप को देख लेना। मान लीजिए कोई अपने जीवन में कामयाब हुआ, नाकामयाब तो कोई नहीं होता है, सफल तो हर स्तर पर तो हो ही जाते हैं। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपका, ठीक है, खूब मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब खुद 2 कौड़ी के हों लेकिन फिर भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन एक बार मान लीजिए आप बेहतर हो गए, आप जो जाना चाहते थे मिल गया, अब आप उसको देख के हंस रहे हैं। ठीक है, अगर आप ढंग के व्यक्ति होंगे तो नहीं हंसेंगे, लेकिन आप बनने के बाद हो सके तो आपको पता है कि तकलीफ क्या होता है, गरीबी क्या होती है, तो आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे कि उसको भी निकाल लो। वो मूर्ख था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी जो है मूर्ख हो जाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है। एम्पैथी के टाइप क्या होते हैं? 3 टाइप होते हैं मुख्य रूप से, होते बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? पहला ये होता है कॉग्निटिव एम्पैथी, हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक समानुभूति या सहानुभूति। तो कॉग्निटिव एम्पैथी क्या है?
कॉग्निटिव इम्पैथी का मतलब ऐसे समझिए कि इम्पैथी में हम जानबूझकर इस कॉग्निटिव इम्पैथी में हम जानबूझकर दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? डेनियल गोलमैन के अनुसार उन्होंने बताया कि डेनियल गोलमैन के अनुसार कॉग्निटिव इम्पैथी में साधारणतः यह जानना शामिल है कि दूसरे को कैसा महसूस हो रहा है और वह क्या सोच रहा होगा। इसे हम पर्सपेक्टिव टेकिंग भी कहते हैं। ये भी पर्सपेक्टिव टेकिंग जो है डिटेल में आएगा। उदाहरण के लिए डेनियल गोलमैन ने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कोई चिकित्सक जो है अपने रोगी की पीड़ा को तर्क संगत रूप से समझने की कोशिश करता है बिना भावनाओं में बहे। ये कॉग्निटिव इम्पैथी है। इसका मतलब ये है कि कॉग्निटिव इम्पैथी मुख्यतः दिमागी समझ और तर्क पर केंद्रित होता है। तर्क और समझ से वो समझने की कोशिश कर रहा है कि इसको कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, ये डेनियल गोलमैन के अनुसार था। और दूसरा है इमोशनल इम्पैथी यानी भावनात्मक समानुभूति। भावनात्मक समानुभूति का मतलब है कि हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को शारीरिक रूप से महसूस करने की क्षमता रखें। अब सवाल है कि शारीरिक रूप से क्षमता रखने का क्या मतलब है? उसकी जगह पे जाकर, ठीक है ना, चेंज कर लीजिए प्लेस, आप उसको अपनी जगह पर रख के देख लेंगे तो हो जाएगा। जैसे किसी की दुखी आंखें देखकर हमें भी उदासी महसूस हो जाती है, तो गोलमैन इसे बताते हैं कि जब आप दूसरे के व्यक्ति के साथ शारीरिक रूप से महसूस कर लेते हैं, मानो उनकी भावनाएं संक्रामक हो, मतलब उनकी भावनाएं हमारे पास हमें इफेक्ट कर रही हैं। तो इमोशनल इम्पैथी में हमारे मस्तिष्क के मिरर न्यूरॉन्स, हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, उसी का एक हिस्सा है मिरर न्यूरॉन्स, सक्रिय हो जाते हैं, जिससे दूसरों की पीड़ा या खुशी सीधे हमें महसूस होती है। उदाहरण के लिए, जब आपका प्रियजन रो रहा हो तो उसकी तकलीफ आपको भी महसूस हो सकती है। बहुत अधिक भावनात्मक इम्पैथी से कभी कभी दबाव या थकान भी हो सकती है। ठीक है, तो इमोशनल इम्पैथी दूसरों की भावनाओं को समझना। इम्पैथी का मतलब समझ में आ गया ना कि दूसरों को अपनी जगह पे रख के देख लेना, बस उसी में कॉग्निटिव यानी दिमाग से, तर्क और बुद्धि से, इमोशनल इम्पैथी मतलब इमोशन से, अभी कंपैशन से यानी कंपैशनेट इम्पैथी यानी करुणात्मक सहानुभूति। ये तीसरा है। करुणात्मक समानुभूति वह स्तर है जब हम सिर्फ समझते और महसूस नहीं करते, बल्कि मदद के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित हो जाते हैं, मतलब आगे बढ़ के मदद करते हैं हम। तो डेनियल गोलमैन के शब्दों में अगर बोला जाए तो कंपैशनेट इम्पैथी में हम न केवल व्यक्ति की स्थिति को समझते हैं और उसके साथ महसूस करते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए भी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं कि आई विल हेल्प यू। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप देखते हैं कि सड़क पर कोई घायल व्यक्ति है, ठीक है, तो सिर्फ उसके दर्द को देखना ही नहीं, बल्कि तुरंत इलाज के लिए व्यवस्था कर देना, ठीक है, उसके मेडिकल सुविधाएं उसको दे देना, यह है कंपैशनेट इम्पैथी का काम। ठीक है ना, ये एक कदम आगे बढ़ता है, मतलब दिमाग के स्तर पे, भावनाओं के स्तर पर, फिर एक्शन के स्तर पे आ जाता है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कॉग्निटिव लेवल, इमोशनल लेवल, फिर कंपैशनेट। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अप्रोच दिए हैं इसमें, है ना, प्रमुख वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से उन्होंने इम्पैथी को बताया है। तो पहले हैं कार्ल रॉजर्स, इनका नाम है, अंग्रेजी नाम है, थोड़ा घसीटा हुआ नाम है, लेकिन नाम तो है। कार्ल रॉजर नाम है इनका। ये एक मानवतावादी साइकोलॉजिस्ट है। तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने काउंसलिंग में सहानुभूति, जब कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब दिमागी रूप से थोड़ा लो फील करने लगता है तो लोग अपना काउंसलिंग करवाते हैं, जाते हैं सेंटर्स पे, बताते हैं अपनी दुख तकलीफ, बोलते रहते हैं वहाँ पे, काउंसलिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मानवतावादी वैज्ञानिक कार्ल रॉजर ने काउंसलिंग में समानुभूति को बहुत महत्वपूर्ण माना था, इम्पोर्टेंस इसकी बताई थी कि माना था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनकी थ्योरी के अनुसार चिकित्सक यानी कौन? काउंसलर, जो काउंसलिंग करेगा। तो चिकित्सक का कार्य है कि वो क्लाइंट की भावनाओं और विचारों को उसी दृष्टिकोण से समझे जैसे क्लाइंट स्वयं उन्हें अनुभव कर रहा हो। यह दृष्टिकोण कभी कभी वॉक इन क्लाइंट्स शूज यानी किसी और के जूते में चलने के रूप में कहा जाता है, जो मैंने पहली बात करी थी। ठीक है, तो रॉजर्स के अनुसार जब मरीज को लगता है कि चिकित्सक उसकी भावनाओं को सही समझ रहा है, तो उपचार की प्रक्रिया में वो ज़्यादा सहमतिपूर्ण और खुलापन पाता है।
मतलब वो अपनी समस्याएं बता रहा है, आप हाँ 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 मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी समस्या क्या है हम समझ सकते हैं, ऐसे 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 बोलें, और आप काफ़ी इंटरेक्टिव रहें, इन्वॉल्व हो जाए उसकी बातों में, तो वो खुल के बताएगा अपनी समस्याएं। तो यही कार्ल रॉजर्स बोल रहे थे, काउंसलिंग के टाइम पे काउंसलर को बिल्कुल इम्पैथेटिकल होना चाहिए उसको। इम्पैथी मतलब समानुभूति रखनी चाहिए उसके अंदर, उसके उसके चश्मे के हिसाब से समझिए, उसके पर्सपेक्टिव से समझिए क्या बोल रहा है वो। फिर डेनियल गोलमैन आते हैं, इनको कोई बहुत सारे लोग मजाक मजाक में चौकोर मैन भी बोल देते हैं, लेकिन गोलमैन, डेनियल गोलमैन। तो डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के संदर्भ में इम्पैथी को प्रमुखता दी थी। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के सेंस में बात करी। तो गोलमैन ने इम्पैथी के 3 प्रकार, यानी जिसे हम संज्ञानात्मक, भावनात्मक, करुणात्मक अभी ऊपर बात कर रहे थे, को परिभाषित किया था, डिफाइन किया। 3 प्रकारों को परिभाषित किया था। ठीक है। तो गोलमैन कहते हैं कि इम्पैथी जो है इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है, यानी बुनियाद है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसकी बुनियाद क्या है? इम्पैथी, मतलब बेस इम्पैथी, उसके बाद आता है इमोशनल, उस पर इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। और इसका अलग अलग उपयोग होता है, ये भी बताया। जैसे नेतृत्व में दूसरों की भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया देना। जब आप एक एज अ लीडर हैं तो दूसरों की भावनाओं को समझ कर आप रिएक्शन कर देते हैं। ये बोल रहे थे डेनियल गोलमैन। अब तीसरे आते हैं साइकोलॉजिस्ट ब्रीने ब्राउन। ब्रीने ब्राउन इनका नाम है। तो शोधकर्ता एवं लेखक ब्रीने ब्राउन इम्पैथी को उपचारात्मक संदेश बताती हैं। ये महिला है, उपचारात्मक संदेश बताती हैं। उनके अनुसार इम्पैथी का संदेश होता है आप अकेले नहीं हैं। ठीक है। इस लाइन से बस इतने से समझिए कि आप अकेले नहीं हैं, मतलब हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। एक फिल्म आई थी ना, कल हो ना हो, सॉरी कल हो ना मैं हूं ना, एक शब्द है ना कि आप अकेले नहीं, तो ऐसा ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। शाहरुख खान बोला है डरने की ज़रूरत नहीं है लक्ष्मण, मैं हूं ना। तो ये इस तरीके का इम्पैथी। ठीक है। तो उनके अनुसार इम्पैथी का संदेश होता है आप अकेले नहीं हैं, अर्थात जब हम किसी को इम्पैथी सहानुभूतिपूर्ण रूप से देखते हैं और उसकी पीड़ा को साझा करते हैं, तो उससे उसे यह एहसास होता है कि उसकी तकलीफ कोई समझ रहा है। ऐसा होने पर संबंध और विश्वास मजबूत होता है। समझ में आया? तो ये है ब्रीने ब्राउन का शोध, मतलब ये साइकोलॉजिस्ट इससे जोड़ के बोल रही हैं, मतलब उपचारात्मक संदेश है इम्पैथी, कि आप अकेले नहीं हैं, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। इमोशनल, और गोलमैन क्या बोल रहे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस की बुनियाद इम्पैथी है। और कार्ल रॉजर्स क्या बोल रहे हैं? दूसरे के स्थान पे अपने आप को रख के देखो। तो ब्रीने ब्राउन का और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो जब हम किसी की सहानुभूतिपूर्ण रूप से देखते हैं और उसकी पीड़ा को साझा करते हैं, तो उससे उसे यह एहसास होता है कि उसकी तकलीफ कोई और समझ रहा है। ऐसा होने पर संबंध और विश्वास और मजबूत हो जाते हैं। ठीक है। अब हम इम्पैथी को न्यूरोसाइंस और कुछ रिसर्च के अप्रोच से बात करेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, न्यूरोसाइंस साइकोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, न्यूरोसाइंस एक अलग सब्जेक्ट है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरोसाइंस के हिसाब से इम्पैथी, उसका साइंस समझेंगे इम्पैथी का। तो न्यूरोसाइंस के शोधों ने इम्पैथी के आधार को उजागर किया है कि क्या बेस है। ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वही बेस मिलेगा आपको इम्पैथी का, कि उसका बेस क्या है, इम्पैथी, सॉरी इम्पैथी का बेस क्या है, मिरर न्यूरॉन्स। तो न्यूरोसाइंस के शोध ने इम्पैथी के आधार को उजागर किया। ब्रेन में आपके आपके इस खोपड़ी में क्या होता है, मिरर न्यूरॉन्स नाम के विशेष न्यूरॉन्स पाए गए हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे, एमआई कार्ड आप पढ़ेंगे बहुत सारे, लेकिन आप में एक न्यूरॉन्स और होता है जिसका नाम है मिरर न्यूरॉन्स। ठीक है। आपके ब्रेन में पाए गए हैं। तो ये तब सक्रिय होते हैं जब हम स्वयं कोई कार्य करते हैं या दूसरों को वही कार्य करते देखते हैं। मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव भी तो होते हैं ना, तो कब होते हैं वही बताया गया। तो ये मिरर न्यूरॉन्स दूसरों की भावनात्मक अवस्था को समझने में मदद करते हैं। काम क्या है? दूसरों की भावनात्मक अवस्था को समझने में मदद करते हैं मिरर न्यूरॉन्स। शोध बताते हैं कि मिरर न्यूरॉन्स न सिर्फ दूसरों की क्रियाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि हमारे सीखने और सामाजिक जुड़ाव में भी योगदान देते हैं।
एक नाम लेने जा रहा हूँ, एक वैज्ञानिक का नाम है गियाकोमो रिज़ोलाटी। जैसे वैज्ञानिकों के अनुसार मिरर न्यूरॉन्स दया यानी कंपैशन और भावनात्मक सहानुभूति यानी इमोशनल इम्पैथी या अफेक्टिव इम्पैथी का जैविक आधार होते हैं। बेस क्या है? कंपैशन, अफेक्टिव इम्पैथी, ये सारी इम्पैथी का बेस क्या है? मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स आया, ये बेस है। उसके बाद ऊपर क्या है? ये फिर बिल्डिंग क्या बन रही है? दया, भावनात्मक सहानुभूति, ये वो आ रहा है। मतलब ये मिरर न्यूरॉन्स हट जाए तो ये सब खत्म हो जाए। ये साइंस की बात हो रही है, आपके ब्रेन न्यूरॉन्स से जुड़े हुई। और ये तो हो गया आपका बेस क्या है एम्पैथी का? मिरर न्यूरॉन्स। उसकी वजह से आप इम्पैथेटिकल हो पाते हैं। दूसरी तरफ क्या है? ब्रेन इमेजिंग यानी एफ एम आर आई स्कैन हुआ होगा आपका खोपड़े का, तो उसमें भी कैटेगरी होती है बहुत सारी। ब्रेन इमेजिंग में एफ एम आर आई से उससे पता चला कि जब हम दूसरों के दर्द को इम्पैथी से महसूस करने की कोशिश करते हैं तो मस्तिष्क का अग्र इंसुला, हिंदी में इसको अग्र इंसुला बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी में इसको ब्रेन में एंटीरियर इंसुला, हिंदी में अग्र इंसुला, अंग्रेजी में एंटीरियर इंसुला और रोस्ट्रल एंटीरोयर सिंगुलेट कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल नाम है, वैज्ञानिक मेडिकल का नाम है, थोड़ा इसी तरीके से भारी भारी नाम आएंगे। नोट्स में लिखे हुए हैं एंटीरियर इंसुला और रोस्टर एंटीरियो सिंगुलेट कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाते हैं आपके मस्तिष्क में। तो एक अध्ययन में ये देखा गया कि ये क्षेत्र स्वयं दर्द महसूस करने और किसी परिजन को दर्द में देखने, दोनों स्थितियों में जागृत हो जाते हैं। इससे संकेत मिलता है कि सहानुभूति में हम दर्द के भावनात्मक पहलू को साझा करते हैं, जैसे पीड़ा, न कि केवल शारीरिक संवेदना। इन निष्कर्षों से यह समझ आता है कि इम्पैथी हमें दूसरों के दर्द और खुशी को अपने अनुभव के करीब लाने में मदद करती है। तो इसके पीछे का साइंस समझ में आ गया आपको कि कैसे आप इम्पैथी महसूस करने लगते हैं। मिरर न्यूरॉन्स याद रखिएगा, आपके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, वही हेल्प करते हैं सब चीज़ों को समझने में। अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकली ये कितना प्रासंगिक है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन में इम्पैथी कितना प्रासंगिक है? आपके व्यक्तिगत जीवन में यानी इम्पैथी से इसका मतलब समझते हैं। मतलब कि व्यक्तिगत जीवन में आपके इम्पैथी का क्या प्रासंगिकता है? इम्पैथी से हमारे व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं। ठीक है, आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके संबंध तो मजबूत होंगे। तो इम्पैथी से हमारे व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं। साइकोलॉजिकल टुडे के अनुसार इम्पैथी हमें दूसरों के साथ सहयोग, दोस्ती बनाने, नैतिक निर्णय लेने और अन्याय देखकर हस्तक्षेप करने में मदद करती है। कुछ शोध से यह पता चलता है कि सामान्य जीवन में व्यक्ति को लगभग 9 बार सहानुभूति यानी इम्पैथी दिखाने का मौका मिलता है और ये अनुभव समाज उपयोगी व्यवहार से जुड़े होते हैं। अगर सरल भाषा में इसको बोलना चाहे तो सरल भाषा में जब हम परिवार या दोस्तों के साथ उनकी भावनाएं समझने की कोशिश करते हैं तो आपसी रिश्तों में विश्वास और सहारा बढ़ता है। ये साइकोलॉजिकल टुडे के अनुसार है। दूसरी की प्रासंगिकता है शिक्षा के क्षेत्र में इम्पैथी कैसे प्रासंगिक है। अध्ययन बताते हैं कि स्कूल और कॉलेजों में सामाजिक भावनात्मक शिक्षा यानी सोशल इमोशनल लर्निंग के तहत एम्पैथी विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत में भी इसे महत्व देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सहानुभूति को लेकर विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ इसे शामिल करने की सलाह देते हैं, कोशिश करते हैं कि ये भी हो। एक अखबार में छपा था, एक अखबार में द हिंदू में या फिर किसी बहुत सारे अखबारों में छपा था, लेकिन एक का तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन एक अखबार के अनुसार 60 देशों पर हुए अध्ययन में भारत इम्पैथी के मामले में 35वें स्थान पर था। ये दिखाता है कि शिक्षा संस्थानों में सुधार की गुंजाइश दिखती है। कक्षा में अध्यापक जो है अगर अपनी भावनाएं प्रकट करके छात्रों से जोड़ते हैं तो समझदारी का माहौल बनता है, इमोशनली कनेक्ट हो बच्चों से। एग्जाम्पल के लिए शिक्षण लेखक में एक उदाहरण के लिए एक शिक्षण लेख में ये कहा गया, एजुकेशनल लेख आया था उसको बता रहा हूँ। पेपर में कहा गया कि शिक्षा की मानवता कक्षा के साथ करुणा और संबंध बनाने का एक उपकरण हो सकती है, ये बोला गया है। तो और क्या प्रासंगिकता है? लोक सेवा और प्रशासन में इम्पैथी का क्या प्रासंगिकता है? ठीक है,
प्रासंगिकता का मतलब ये है कि आज महत्व रखती है या नहीं रखती है, आज भी, कि बस ये बोल दिया गया फुस हो गया, नहीं, प्रासंगिकता आज भी है या नहीं, उसकी बात हो रही है। सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में इम्पैथी बहुत महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम ने लिखा कि समाज कमजोर वर्गों के प्रति करुणामय होना चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी प्रकाशित हुआ कि कमजोर वर्ग के प्रति कंपैशन का अर्थ है उनकी पीड़ा को समझना और उसके साथ सहानुभूति रखना, जो जनहितैषी प्रशासन के लिए आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए केरल के एक आईएएस अधिकारी प्रशांत नायर का नाम आप सर्च कर लीजिएगा, केरल के आईएएस अधिकारी हैं। प्रशांत नायर ने ऑपरेशन सुलेमानी ऑपरेशन चलाया, एक ऑपरेशन सुलेमानी नाम की एक योजना शुरू की, जिसमें रेस्तरां से बचे, कुछ रेस्टोरेंट में खाना वेस्ट हो जाता था, लोग फेंक देते थे, तो उन्होंने क्या किया, रेस्टोरेंट से बचे भोजन को एकत्र करके गरीब बच्चों को मुफ्त में वितरित किया जाता था। रेस्टोरेंट वालों से बात किया गया कि आप खाना जो बच जाता है आप क्या करते हैं उसका, तो वो कहते हैं फेंक देते हैं। तो उनसे बोला गया कि आप फेंकेंगे नहीं, अब उसको कलेक्ट करिए, और उन खाना को उन्होंने पैक करवाया अच्छे से और बच्चों को में बांटा। ठीक है, तो मुफ्त में दिया, पैसा नहीं लिया उसका। तो ये पहल दिखाती है कि जब अधिकारी अपने काम में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता अपनाते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अध्ययन बताते हैं कि ऐसे करुणामय प्रयास सामाजिक कल्याण और जन संतुष्टि से बढ़ाते हैं, जन संतुष्टि बढ़ाते हैं, आत्मसंतोष होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आती है लोगों को। और क्या, जैसे संघर्ष समाधान में सहानुभूति, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इम्पैथी बहुत काम आती है, कि कोई संघर्ष हो गया उसका समाधान लाने में इम्पैथी काफ़ी काम करता है। जैसे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे अंतर ग्रुप संघर्षों और विवादों को सुलझाने में भी इम्पैथी अहम भूमिका निभाती है। सेंटर फॉर इम्पैथी इन इंटरनेशनल अफेयर्स के एक ब्रीफिंग के अनुसार इम्पैथी को हम दूसरों के विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की प्रैक्टिस कह सकते हैं, और संघर्ष को सुलझाने और शांति बनाए रखने का एक ज़रूरी उपकरण है इम्पैथी। एग्जाम्पल के लिए कोलंबिया में एक शांति वार्ता में FARC यानी फार्क विद्रोहियों की चिंताओं को समझने के लिए इम्पैथी का इस्तेमाल किया गया। फार्क विद्रोही कौन है, FARC विद्रोही आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कौन है। थोड़ा अपने से ये सारी चीज़ें सर्च करेंगे, थोड़ा नई चीज़ें पता चलेंगी, तो जिससे क्या हुआ, वार्ता में प्रगति हो सकी। वैश्विक ग्लोबल लेवल पर यह देखा गया कि जब मध्यस्थ या राजनेता एक दूसरे के साथ दृष्टिकोण को महसूस करने की कोशिश करते हैं तो भरोसा बढ़ता है और समस्याओं के समाधान में के नए रास्ते खुलते हैं। समझ में आया, प्रासंगिकता समझ में आई, आज भी ये प्रासंगिक है, ये सारी ये इम्पैथी ही बताया जा रहा है, इम्पैथी को लेकर खोला जा रहा है, पुर्जा। और इंडिया और ग्लोबल लेवल पर एग्जांपल क्या है, पहला तो यही गांधी जी का भारत भ्रमण। क्या हुआ था, एक बच्चा था, ठीक है, वो गांधी जी को पत्र लिखता था, पत्र का नाम हमेशा विक्रम सिन्हा रखता था, पत्र का नाम विक्रम सिन्हा, वो पत्र गांधी जी को लिखता था। तो बच्चा बताता है कि गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया ताकि वे लोगों की तकलीफ और दुख समझ सके। इस वास्तविक अनुभव के दौरान उन्हें देशवासियों की पीड़ा नज़दीकी से दिखी, जिससे वे उन तक पहुंच सकें और उनका नेतृत्व बेहतर ढंग से कर सकें। यह एक ऐतिहासिक उदाहरण है कि शिक्षा और जीवन के अनुभवों के माध्यम से सहानुभूति कैसे विकसित की जा सकती है। कुछ ऐसा लग रहा है ना कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा की है, पूरा भारत घूमे, फिर उनके बाद आप देखते कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। आप देखेंगे कि पहले राहुल गांधी जी के भाषण में थोड़ा सा नादानी बचकाना दिखता था, लेकिन अभी एक मेच्योर राहुल गांधी दिखते हैं पूरा, क्योंकि उन्होंने पूरा भारत घूमा, सारे लोगों से मिले, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे मिले। तो एक बार भारत दर्शन कर लेने से आदमी जो है मेच्योर हो जाता है पूरी तरीके से, कि हमारे देश में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी डाइवर्सिटी है। गांधी जी भी रेल से पूरा देश घूमे अच्छे से, 1 साल तो घूमे थे, आने के बाद मिले थे। घूमने का मतलब है कि सबसे मिल रहे थे, देख रहे थे, हालत देख रहे थे। सेम वही राहुल गांधी जी ने किया, भारत जोड़ो यात्रा नाम रखा, पूरे देश घूमे। उनके अगर आप भारत को अगर देखना हो तो उन्होंने अपने वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल पे ही भारत के बारे में जहाँ जहाँ गए हैं सब कुछ को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप देख लेंगे तो आपको लगेगा आप भी भारत घूम लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, शिक्षा और सामाजिक आंदोलन। उदाहरण है,
कुछ संस्थानों में सामाजिक आंदोलन पर आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं जिनमें छात्रों को विभिन्न समुदायों जैसे आदिवासी, दलित और महिलाओं की लड़ाइयों के बारे में समझाया जाता है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया है। तो इससे क्या होता है, छात्रों में सहयोगी दृष्टिकोण, इम्पैथी बढ़ती है, सिंपैथी इम्पैथी सब बढ़ती है उनके अंदर। तीसरा है लोक सेवा में पहल, यानी भारत के अलावा अन्य देशों में भी लोक सेवकों द्वारा करुणा दिखाने की पहल देखी जाती है। उदाहरण के लिए केरल के कोझिकोड में प्रशांत नायर की ऑपरेशन सुलेमानी योजना ने जहां भोजन की बर्बादी रोकी वहीं गरीबों की भूख मिटाई। इस परियोजना और कंपैशनेट कोझिकोड जैसी पहलों ने दिखाया कि इम्पैथी से प्रेरित प्रशासक समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मतलब करुणा में अगर कोई प्रशासक है तो जान ताकत लगा ही देगा पूरा। तो कॉन्फ्लिक्ट का समाधान या संघर्ष का समाधान कैसे, ग्लोबल लेवल पे उदाहरण है कि अमेरिका और यूरोप के कई पहलों में इम्पैथी आधारित संचार प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे CEIA के अध्ययन के अनुसार, आप इसका फुल फॉर्म नेट पे देख लीजिएगा। CEIA के अध्ययन के अनुसार कोलंबिया शांति वार्ता और अन्य देशों के मध्यस्थ वार्ताकारों ने यह देखा कि किसी विरोधी समूह की भावनाओं को समझना विवाद सुलझाने में सहायक होता है। दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसके नज़रिए सारी चीज़ें समझने से विवाद थोड़ा सुधरता है। जब दो मंचों पे एक साथ आ गए बैठने बात करने के लिए तो उसके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो मामला जल्दी सुलझने की कोशिश करता है। तो इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में क्या कहता है, नेल्सन मंडेला ने शांति और मेलजोल की राजनीति के दौरान विरोधियों की पीड़ा को समझने की पहल की, जिससे आपसी विश्वास बढ़ा। नेल्सन मंडेला के बारे में तो जानते हैं ना, कितना दिन लंबे टाइम तक जेल में रहे लेकिन बाहर आए तो कहे हम बदला नहीं लेना है। गांधी जी ने कहा भी था कि आई फॉर द आई द होल वर्ल्ड इज ब्लाइंड, द होल वर्ल्ड विल ब्लाइंड। अगर हम आँख के बदले आँख का माने मतलब बदले के बदले बदला लेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा पूरा देश। समझ में आया? तो ये था इम्पैथी। अब हमें कॉग्निटिव इम्पैथी भी हम इतने देर से क्या पढ़ रहे थे, कॉग्निटिव इम्पैथी ऊपर पढ़े थे, ये सहानु इम्पैथी पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़े थे हम, कॉग्निटिव इम्पैथी, इमोशनल इम्पैथी, फिर कंपैशनेट इम्पैथी। तो अभी कॉग्निटिव इम्पैथी में भी दो पार्ट हैं। कॉग्निटिव इम्पैथी में दो हिस्से हैं, एक है पर्सपेक्टिव टेकिंग यानी दूसरे के नज़रियों से देखना, फैंटेसी यानी कल्पना के जरिए जुड़ाव महसूस करना। ये शब्दों से आपको समझ में ही गया होगा क्या है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। पर्सपेक्टिव टेकिंग पहला यानी दृष्टिकोण को अपनाना। मनोवैज्ञानिक परिभाषा लेते हैं इसका, साइकोलॉजिकल परिभाषा क्या है कि डेविड डेविस के अनुसार 1994 के अनुसार में इन्होंने एग्जाम डेफिनेशन दिया था। डेविड डेविस के अनुसार पर्सपेक्टिव टेकिंग का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की मानसिक स्थिति, सोच या भावनात्मक अनुभव को उसके नज़रिए से समझने की कोशिश करना। मतलब उसका जूता पहन के देखना कि कैसा लग रहा है। वो जूता पहन के शिकायत कर रहा है तो हम भी उसका जूता पहन के देखें क्या है दिक्कत, ठीक है ऐसा। तो कॉग्निटिव एम्पैथी का मतलब यह नहीं है कि आप खुद दुखी हो जाएं, बल्कि आप समझते हैं कि दूसरा क्यों दुखी है, ठीक है। जूता पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप जूता पहन के रोने लग गए कि अरे नहीं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप दुखी नहीं होते। वो शिकायत कर रहा था, आपने जूता पहन के देख लिया कि हाँ ये इसलिए शिकायत कर रहा है, बस इतना ही। तो बॉटसन एट एल यानी 1997 की एक रिसर्च में बताया गया कि जो लोग दूसरे के नज़रियों से सोचते हैं वे अधिक मददगार और कम पक्षपाती होते हैं। मतलब इम्पार्शियलिटी को बरकरार रखते हैं, मतलब उनके नज़रिए से वो सोचने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे देखते हैं। अच्छा बताइए, आप कोई रो रहा है तो हमको रोना नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसकी जगह पर रख के सोचने की कोशिश करते हैं क्यों उसको तकलीफ है, ठीक है। ये अच्छे इंसान की निशानी यही होती है। तो इन सब के बावजूद आसान भाषा में इसको बोलना चाहे, जब आप किसी और की जगह खुद को रखकर सोचते हैं, जैसे अगर मैं उसके जैसी स्थिति में होता तो मुझे कैसा लगता, तो ये पर्सपेक्टिव टेकिंग है। एग्जाम्पल के लिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट का पर्सपेक्टिव टेकिंग कैसा होना चाहिए। मान लीजिए एक उम्मीदवार सोचता है कि मेरे दोस्त की कोचिंग नहीं हो पाई है, फिर भी वो मेहनत कर रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे भी अकेलापन और डर लगता, तो वो दोस्त क्या करेगा, उसकी मदद करेगा। वैसे ही एक IAS अधिकारी का व्यवहार, द हिंदू के 2023 में द हिंदू में एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक कलेक्टर ने रैन बसेरे में जाकर खुद सोने का निर्णय लिया ताकि वो समझ सके कि गरीबों को ठंड में कैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। उसकी जगह पे रख के देखा, ठीक है, कि वो तकलीफ क्या महसूस कर रहे हैं।
दूसरा है फैंटेसी, यानी कल्पनात्मक एम्पैथी। फैंटेसी का मतलब आप वो मत समझ लीजिए कि आनंद मजा वो सब, ये सब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे वो नहीं है। इसमें इसका मतलब है कल्पना करके देखना। ठीक है। इसका साइकोलॉजिकल डेफिनेशन अभी बता रहा हूँ। मार्क डेविस के अनुसार इंटरपर्सनल रिएक्टिविटी इंडेक्स के अनुसार फैंटेसी वो क्षमता है, कैपेसिटी है, जिसमें हम काल्पनिक पात्रों की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। जैसे फिल्मों, किताबों और नाटकों में कुछ पात्र होते हैं ना, तो उनसे जुड़ जाते हैं भावनात्मक रूप से, जैसे हम उन्हें सच मानकर महसूस करते हैं। तो फैंटेसी वो क्षमता है जिसमें हम काल्पनिक पात्रों की भावनाओं से जुड़ जाते हैं, जैसे हम उन्हें सच मानकर महसूस करने लगते हैं। डेविस 1983 में डेविस ने कहा कि जो लोग कल्पना से जुड़ाव महसूस करते हैं वे अधिक रचनात्मक, इम्पैथेटिकल यानी सहानुभूतिपूर्ण और सामाजिक रूप से संवेदनशील होते हैं। तो फैंटेसी वाले लोग कभी कभी कहानी या फिल्म के किरदार से इतने जुड़ जाते हैं कि वो उसके लिए रोते या खुश होते देखते हैं। आपने सैयारा मूवी देखी होगी। सैयारा मूवी देख के आपको न्यूज़ चैनल पे दिखा रहा था कि बहुत लोग फिल्में देख के रो रहे हैं। तो क्या था ये फैंटेसी थी उनकी, कल्पना में चले गए, जुड़ गए उस किरदार से कि हमारी वाली भी चली गई। तो हमारी वाली भी चलेगी, हमारा वाला भी चला गया, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। वो कल्पना में जुड़ गए एकदम कि हमारी वाली भी हमको छोड़ के चली गई। अरे सैयारा, अरे सैयारा। ठीक है। तो उस वक्त देख रहे थे, काफ़ी रो रहे थे लोग। तो दिमाग में क्लिक किया फैंटेसी का क्या मतलब है, वो किरदारों से जुड़ जा रहे हैं। तो आसान भाषा में, जब आप किसी कहानी, फिल्म या किताब के पात्र के दर्द, संघर्ष या खुशी को अपने दिल से महसूस करते हैं, तो ये फैंटेसी एम्पैथी है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मीराबाई का भाव, जब वो श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनती थी या गाती थी तो उनमें इतनी गहराई से डूब जाती थी कि वो जैसे वो स्वयं राधा या गोपी हो, मतलब अपने आप को राधा महसूस करने लगती थी कि आई एम राधा। तो ये कल्पनात्मक जुड़ाव उनकी आध्यात्मिक सहानुभूति थी, यानी स्पिरिचुअल इम्पैथी थी। मान लीजिए फिल्म है, आपने किसी फिल्म जैसे स्वदेश मूवी आप लोगों ने देखी होगी, शाहरुख खान की बहुत पुरानी मूवी है। अगर आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो जब भी देखेंगे तो नई ही लगती है वो फिल्म, इतना कनेक्टिंग फिल्म। वो फिल्म देख के आपको सोनम वांगचुक जी है ना, उनका याद आ जाएगा। जैसे वो अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, वैसे ही वो मूवी है। उसमें बिजली बनाने का काम कर रहा था शाहरुख खान ने, कि उस गांव में बिजली नहीं आ रही थी तो उसने खुद ही बिजली जनरेट करी। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सोनम वांगचुक ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, उस तरीके का। अभी तो जेल में बंद कर दिया गया है उनको, लेकिन जल्दी निकलेंगे वो बाहर। आपने कभी किसी फिल्म जैसे स्वदेश में देखा होगा कि जब शाहरुख खान गांव में बदलाव लाता है तो भावुक हो जाते हैं लोग। हम लोग भी फिल्म देखते हैं, वो मूवी देखते हैं तो भावुकता होती है, इमोशनल हो जाते हैं, कनेक्ट महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये आपके अंदर की फैंटेसी एम्पैथी को दिखाता है। एक मूवी थी, एक और ग्लोबल एग्जांपल ले लेते हैं। एक मूवी है, आप नेटफ्लिक्स पे, वो सीरीज़ है, सीरीज़ नहीं है, मूवी है। सीरीज, मूवी का नाम है द बॉय हु हार्नेस द विंड। वो क्या करता है, उसके गांव में पानी नहीं होता है। ठीक है। तो एक कुएं में पानी होता है, लेकिन वो पानी खेतों तक नहीं जा पाता। तो कोई पाइप वाइप लगा के, विंड टरबाइन बना के, कुछ वैसा ऐसा सिस्टम बनाता है कि वो कुएं से पानी खींच सक करके वो सीधे खेतों में पानी पहुंचा देता है। तो उसी पे बेस्ड है ये पूरी फिल्म। अगर आपको देखना हो तो ये फिल्म जरूर देख लीजिए। जितने फिल्मों का नाम लिया है वो सब फिल्में देख लीजिए आप, अगर नहीं देखा है तो द बॉय हु हार्नेस द विंड, जिससे कहानियाँ जो बच्चों और युवाओं में कल्पनात्मक सहानुभूति को जन्म देती है, जिससे वे गरीबी, संघर्ष और नवाचार की कहानियों से जुड़ जाते हैं। समझ में आया। तो पर्सपेक्टिव टेकिंग का सोर्स क्या है, वास्तविक जीवन की स्थिति। और फैंटेसी का सोर्स क्या है, कल्पना, किताबें, फिल्में। और उद्देश्य क्या है पर्सपेक्टिव टेकिंग का, सामने वाले की सोच को समझना। और फैंटेसी का क्या है, किरदारों को दुनिया में भावनात्मक रूप से डूबना, किरदारों की दुनिया में भावनात्मक रूप से डूब जाना, ये उसका उद्देश्य है। उदाहरण क्या है पर्सपेक्टिव टेकिंग का, अगर मैं उसकी जगह होता, ये शब्द। फैंटेसी का क्या है, फिल्म के हीरो के लिए मुझे रोना आ गया। सैयारा मूवी का एग्जांपल याद रखिएगा। आप वो न्यूज़ देखिएगा कि क्यों सब लड़के लड़की रो रहे थे सब थिएटर में, तो आपको याद आ जाएगा। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम बोलें कि कॉग्निटिव एम्पैथी हमें समझदार, न्यायपूर्ण और दयालु बनाती है, चाहे वो किसी के नज़रिए को अपना कर हो, यानी पर्सपेक्टिव टेकिंग, या कल्पना के सारे उसकी भावनाओं से जुड़कर, यानी फैंटेसी। तो कॉग्निटिव एम्पैथी हमें समझदार, न्यायपूर्ण और दयालु बनाती है, चाहे वो किसी के नज़रिए को अपना कर हो या कल्पना के सहारे उसकी भावनाओं से जुड़कर हो।
यूपीएससी और प्रशासनिक सेवाओं में ये दोनों ज़रूरी है, ताकि आप केवल कानून नहीं, इंसानियत और संवेदना से भी निर्णय लें। समझ में आ गया? आज कुछ नया पता चला होगा काफ़ी, खासकर मिरर न्यूरॉन्स के बारे में। आपके माइंड में जो चल रहा है ना, तो बेस क्या है? एम्पैथी का बेस ही ये है, मिरर न्यूरॉन्स। इसको याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। आपको पीडीएफ और लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिए।